हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। सो ये पार्ट 1 वीडियो है और इसके मैं 4 पार्ट्स बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं न्यूट्रिशन डिस्कस करूंगा, सेकंड पार्ट में मैं रेस्पिरेशन डिस्कस करूंगा एंड थर्ड पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ पार्ट में लास्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सक्रीशन। और एक पार्ट 5th वीडियो होगा जो कि होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। सो 5 मेनली पार्ट्स में ये चैप्टर होगा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आप भी जानते हो, तो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो पहले पार्ट में आज हम न्यूट्रिशन डिस्कस करने वाले हैं। पूरा न्यूट्रिशन इस बार ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सो पहले हम इसको लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहले लाइफ प्रोसेसेस है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? एक बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, टू सर्वाइव एंड मेंटेन लाइफ। ये एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सस्टेन एंड सर्वाइव एंड मेंटेन इट्स लाइफ। तो देखते हैं 4 ये दिया हुआ है लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर कोई एक भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना करे तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है? जी नहीं, कभी नहीं कर सकता। तो चारों ही लाइफ प्रोसेसेस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक लास्टली हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एक बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है सर्वाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ को। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको ये लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम कैसे बताएंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग है, ये जो चीज़ है वो लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो इसका एक सिंपल सा है फंडा है, एक सिंपल सा मिसेस ग्रेन। ठीक है, मिसेस ग्रेन। मिसेस ग्रेन आप एक ओल्ड लेडी को मान सकते हैं, ओल्ड लेडी है एक मिसेस ग्रेन, और उससे हम लोग कैरेक्टर्स बताते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, S stands for stimulus and sensitivity. G stands for growth. R stands for reproduction. E stands for excretion. N stands for nutrition. सो एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट जरूर करेगा। ठीक है, और रेस्पिरेशन मीन्स वो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये 2 टर्म्स हैं जो कि मैं आपको रेस्पिरेशन वाले सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन आप समझ लीजिए कि सिंपल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा तभी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, वो चल पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। जब तक एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। एंड थर्ड इज स्टिमुलस सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? मैं अपने इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव हूँ। मतलब अगर मुझे कोई आके मारता है तो मुझे चोट लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक दीवार को मारता हूँ तो उसे चोट लगेगी नहीं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। ठीक है, तो मैं अपने इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे ग्रो होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को। एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे हम बताएंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं। ठीक है, तो मूवमेंट एक होगा, एक रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये मिसेस ग्रेन से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है किसको? फूड को। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ऑब्टेन पहले करेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, समझ में आया न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अब फूड से हमें मिलता क्या है? तो फूड से हमें क्या मिलता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा हमारे फूड। एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एनर्जी किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हमने 9th में पढ़ा होगा। रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, हमारे सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो गए हैं तो उसको रिपेयर करेगा कौन? फूड रिपेयर करेगा। फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है,
ये 3 जो है फूड के काम हो गए, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन तो पढ़ लिया हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड को। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप के न्यूट्रिशन है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी 2 सब पार्ट्स होते हैं, एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। धीरे धीरे मैं सबको एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। और सेकंड क्या हो गया, हेटरोट्रॉपिक में भी 3 सब पार्ट होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जितने भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा ऑन फूड, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म जो है खुद का फूड बनाएगा, खुद का फूड सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। फूड सिंथेसाइज करेगा, खुद से सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, किसी से हेल्प नहीं लेगा, खुद से सिंथेसाइज करेगा। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म जो है सिंथेसाइज करता है अपना फूड, ठीक है। सिंपल सा ये डेफिनेशन हो गया। अब ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। सिंपली जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है उसके हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है खुद का फूड, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या गया जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। सम कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब सेकंड है हमारा, अब सेकंड में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो मैंने यहाँ पे सब पार्ट आपको बताए थे, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो हम पढ़ते हैं इसको पहले। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार फिर से, पहले पढ़ते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो अब कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, वैसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पहले तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो है सिंथेसाइज करता है अपना फूड बाय द हेल्प ऑफ, बस यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे, प्रोसेस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑन फूड। अब बस एक चीज ऐड कर देंगे यहाँ पे, कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल। तो बस बाय यूजिंग केमिकल, बस कीमोट्रॉपिक में क्या ऐड कर देंगे, बाय यूजिंग केमिकल। केमिकल की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये कैसा एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, मैंने बस एक एग्जाम्पल दे दिया कीमो ऑटोट्रॉपिक का, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सल्फर को अपने इन्वायरमेंट से क्या करता है, सल्फर को लेता है और फिर वो फूड बनाता है, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट से सल्फर को लेगा और फिर अपना फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करेगा। ये याद रखिएगा, ये किसका पार्ट है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। पहला पार्ट सब पार्ट है, यहाँ पे मैंने दिया फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, मैंने ये पढ़ा दिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, केमिकल की हेल्प से जो भी ऑर्गेनिज्म केमिकल की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, उन्हें क्या बोलेंगे हम, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक।
फोटो ऑटोट्रॉपिक। अब ये क्या है, अब ये भी सेम, ये लिख देंगे प्रोसेस ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑन फूड। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, बाय यूजिंग सनलाइट, ये हम ऐड कर देंगे। फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उस प्रोसेस से, इस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म फूड अपना प्रोड्यूस करता है और क्या यूज़ करता है उसमें, सनलाइट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल में, ग्रीन प्लांट्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, सनलाइट से अपना खाना बनाता है, ठीक है, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स किस में आ जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। और एक और आ जाएगा हमारा BGA, BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सनलाइट की हेल्प से क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है अपना फूड। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, ठीक है, फॉर फूड, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें आता है हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स अब क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे बस फूड के लिए, ठीक है, बस यहाँ पे प्रोसेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और हेटरोट्रॉप्स क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ जो सब पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, कहाँ गया, सब पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं, अभी सब पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं होलोजोइक को, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करता है बाय इंजेस्टिंग होल सब्सटेंस या फिर होल मटेरियल, होल मटेरियल कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करता है, इंजेस्ट करता है, किस पे, होल सब्सटेंस जो है वो एक बार में इंजेस्ट कर लेता है, सॉलिड मटेरियल लिख सकते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड करता है होल सब्सटेंस पे, सॉलिड सब्सटेंस पे, ठीक है। अब जैसे और क्या होता है, एक पॉइंट आप वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, एक डिफरेंस करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस करेगा आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी, ठीक है। इसमें फूड जो है पहले हम होल मटेरियल को इनगल्फ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे, और फिर जो है फूड जो है डाइजेस्ट होगा कहाँ, बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा कहाँ, बॉडी के अंदर, ठीक है। ये याद रखेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड जो है डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और हमने बचपन से ही पढ़ा होगा
इसके एग्जाम्पल भी वही होंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये सारे क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल इनगल्फ करते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या करता है, घास खाता है, जो भी ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, गोट हो गए, काऊ हो गया, ठीक है। कार्निवोर्स लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। ओमनिवोर्स ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन क्या है, ओमनिवोर्स है, हम दोनों खाते हैं, ठीक है। फ्लैश और प्लांट्स रिलेटेड फूड जो कि हो गया टोमेटो वगैरह, ये तो प्लांट से ही उगते हैं ना, ठीक है। तो हम ओमनिवोर्स हैं। लॉयन जो है फ्लैश खाता है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए। तो आप होलोजोइक में ये तीनों में से जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब हम सेकंड में आते हैं, ये आपको समझ में आया। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है फीड करता है होल सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को, और फूड जो है डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। पहले वो सब्सटेंस होल सब्सटेंस को इनगल्फ करेगा और फिर जो डाइजेस्ट होगा कहाँ, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब हम पढ़ते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक लिखें या फिर सेप्रोट्रॉपिक लिखें, ठीक है, दोनों एक ही है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कलर में फिर से चेंज कर लेता हूँ। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, फीड करता है, किस पे फीड करता है, किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर और सब्सटेंस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फीड करता है किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन यही होता है, ठीक है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफरेंस करेगा किसमें, होलोजोइक में, ये वाला पॉइंट, ठीक है। होलोजोइक और सेप्रोफिटिक में ये डिफरेंस है, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब एक्सटर्नली, ठीक है। फूड जो है एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो जाता है और जो फिर बाद में एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, एक्सटर्नली ही डाइजेस्ट हो जाता है और फिर न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होता है। जैसे एग्जांपल में हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, बैक्टीरिया। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे भी बैक्टीरिया लिखा था, लेकिन मैंने वहाँ पे सम बैक्टीरिया लिखा था, जो कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। वो कौन से होते हैं, BGA होते हैं, जो कि मैंने बता दिया यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन बाकी सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक में आ जाएंगे या फिर पैरासिटिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएंगे, सम फंगाई भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। फंगाई में मशरूम आ जाएगा, ठीक है, मशरूम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ब्रेड मड आ जाएगा, जो ब्रेड के ऊपर आ जाता है। अगर हम कुछ दिन के लिए छोड़ दें ब्रेड को तो ब्रेड के ऊपर एक आ जाता है फंगाई, तो उससे क्या बोलते हैं, ब्रेड मड, ठीक है। तो ये ब्रेड मड आ जाएगा, मशरूम एंड ईस्ट, ये जो है किसका एग्जाम्पल है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ठीक है, और वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स डेराइव करता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। इसमें क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे और फिर न्यूट्रिएंट्स अपना डिराइव करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड जो है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स एंड एनिमल से अपना क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स
ठीक है। और प्लांट्स एंड एनिमल इसके लिए क्या होते हैं, होस्ट, इन्हें ही हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के लिए प्लांट एंड एनिमल्स क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक है। तो होस्ट क्या होते हैं, जिससे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर आते हैं और न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें किल नहीं करते हैं, उन्हें किल नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट किल, विदाउट किलिंग देम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, ये क्या हो जाएगा हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑब्टेन न्यूट्रिशन इनसाइड द होस्ट, ठीक है। इसमें जो होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं अपना, मैंने बता दिया शायद यहाँ पे, होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनके लिए होस्ट कौन हो गया, प्लांट एंड एनिमल, जिनसे भी ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या हो गया, उनके लिए होस्ट हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हेडलाइस, और क्या हो सकता है, टिक्स, ठीक है। टिक्स क्या होते हैं, जो डॉग्स वगैरह के बालों में आ जाते हैं, जो उनके बॉडी पे आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं टिक्स, ठीक है। डॉग्स या फिर काऊ वगैरह के बालों पे आ जाते हैं, बॉडी पे, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टिक्स। और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है कैस्कूटा, कैस्कूटा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक प्लांट है, और प्लांट कैसा, नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट। अगर ग्रीन होता तो करता ही नहीं, वो फोटोसिंथेसिस करता, ठीक है। तो ये क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि अपना न्यूट्रिशन किससे डिराइव करता है, होस्ट प्लांट एंड एनिमल्स से, ठीक है। उनके लिए होस्ट कौन सा हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। प्लांट से डिराइव करता है मेनली, एनिमल से नहीं करता, ये प्लांट से डिराइव करता है। ये क्या करता है, मान लीजिए क्रीपर है एक तरह का, ठीक है, और एक मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ के चारों तरफ आ जाएगा और फिर क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो हमने कवर कर लिया कौन कौन सा टॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कवर कर लिया, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कवर कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स जो है अपने न्यूट्रिशन कैसे लेता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है प्लांट्स, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको डेफिनेशन इसका लिखवा देता हूँ, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स synthesize their own food by using और utilizing, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजिंग और यूटिलाइजिंग, ये किन किन मटेरियल्स को यूटिलाइज करता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है बाय यूजिंग कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ करता है वो, सनलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट जो है वो चाहिए ही चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। सनलाइट, और क्या हो गया, क्लोरोफिल, और क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। तो सनलाइट कहाँ से लेगा, सनलाइट सन जो कि हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ, लीफ में ही होता है, ठीक है। और क्या, CO2 कहाँ से लेगा, इन्वायरमेंट से, और H2O जो होता है सॉइल से लेता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट सिंथेसाइज करता है अपना फूड, और ये चार जो है सब्सटेंस को यूज करता है, ठीक है। ऐसे आप अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में वैसे आता नहीं है लेकिन अगर आ गया मान लीजिए तो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लिखना है तो सनलाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्लोरोफिल जो कि लीव्स में ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, और H2O कहाँ से लेता है, वाटर, सॉइल से, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारे दिमाग में कि वेयर डज दिस प्रोसेस अकर, वेयर डज दिस प्रोसेस अकर, ये प्रोसेस होता कहाँ है,
जो फोटोसिंथेसिस का भी मैंने प्रोसेस बताया कि जिस प्रोसेस से प्लांट जो है सिंथेसाइज करता है अपना फूड, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, ठीक है। प्रोसेस कहाँ होगा, ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में। प्लांट में तो होता ही है, ग्रीन पार्ट्स में होता है मेनली, जहाँ पे ग्रीन एरिया होता है वहीं पे ये फोटोसिंथेसिस होता है। अब ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा, क्लोरोफिल। ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा, क्लोरोफिल। अब ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो मेनली अगर पूछेगा कि वेयर डज दिस प्रोसेस अकर, तो आप ये लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस इज अकर इन द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हाउ डज दिस प्रोसेस अकर, ठीक है, हाउ डज दिस प्रोसेस अकर, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे होता है ये प्रोसेस, ठीक है। हाउ डज दिस प्रोसेस अकर, तो प्रोसेस कैसे होता है, तो इसके हम स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में स्टेप्स के हिसाब से दिए हुए हैं, 3 स्टेप्स मेरे ख्याल से दिए हुए हैं उसमें। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहले क्या होगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, किससे, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सनलाइट को कौन ऑब्जॉर्व करेगा, क्लोरोफिल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, सनलाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल। फिर क्या होगा, सेकंड प्रोसेस, इसमें क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ H2O, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ब्रेकडाउन ऑफ H2O। अब H2O जो हमने सॉइल से लिया यहाँ पे, कहाँ गया, सॉइल से लिया यहाँ पे, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होगा तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक H2O2, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो जो O2 होगा वो रिलीज हो जाएगा, कहाँ, इन्वायरमेंट में, वही तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वही तो हम ऑक्सीजन ही यूज करते हैं ना, जो कि प्लांट्स के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वो रिलीज कर देता है ऐसे ही, ठीक है। O2 गैस रिलीज्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो है लाइट एनर्जी, मैंने आपको बताया लाइट एनर्जी यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, तो ये लाइट एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। केमिकल एनर्जी मीन्स ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मैंने आपको बता दिया है। तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन होगा, किसका, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, CO2 का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है। फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो H2 जो हमारा रिलीज हुआ यहाँ पे, H2 जो स्प्लिट हुआ, सॉरी, ठीक है, स्प्लिट हुआ और जो O2 निकल गया, तो O2 तो चला गया, अब बचा क्या, H2। अब H2 क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आप देखिए, इसमें कार्बन होता है और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लग रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। CO2 तो है ही, लेकिन यहाँ पे H2 भी आ गया, तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए बोल के देखिए, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है ना, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रेट, ठीक है। तो क्या बन जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट। अब एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, किसी प्रेजेंस में, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस O2, जो कि रिलीज हो जाता है, और H2O ये भी रिलीज हो जाता है, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये किसके थ्रू रिलीज होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, पहले जो बैलेंसिंग आपने सीखी होगी इसमें फर्स्ट चैप्टर में। तो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 6 और H2 यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है।
तो बैलेंस हो गया पूरा हमारा रिएक्शन। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके जाना है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए, या फिर वहाँ पे जाके आप बैलेंस कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें, तो बैलेंस कर सकते हैं आप ये ध्यान रखिएगा। CO2 और H2O ये कहाँ से लेता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया CO2 और H2O, ये तो ये इन्वायरमेंट से लेगा या सॉइल से लेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये प्रेजेंस में, इनके प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस। ठीक है, और क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज बनेगा और O2 बनेगा, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ग्लूकोज किस में स्टोर होगा, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये किस में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा 7th या 8th क्लास में कि फूड जो है ग्लूकोज किस में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब ह्यूमन के केस में, ये तो प्लांट के केस में स्टार्च में स्टोर होगा, अब ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में ये किस में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लाइकोजन में ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन के केस में स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, और प्लांट्स के केस में किस में स्टोर हो जाता है, स्टार्च में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक पॉलीमर है। ठीक है, स्टार्च एक ऐसे मॉलिक्यूल समझ लीजिए आप। ठीक है, पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, और ये चेन में बन गया एक स्टार्च। ठीक है, तो क्या है, स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। वैसे पूछता नहीं है स्टार्च का, बस आप ये ध्यान रखिए कि ग्लूकोज किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ लिया किसका, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ लिया ग्रीन प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है डेजर्ट प्लांट में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है डेजर्ट प्लांट में, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। ठीक है, डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में हम जानते हैं कि स्कार्सिटी होता है किसका, वाटर का। ठीक है, तो प्लांट जो है अपना वाटर लॉस करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो अपने लीफ को जो है, अपने स्टोमाटा को ओपन नहीं करता है डे टाइम में। ठीक है, डे टाइम में अपने स्टोमाटा को ओपन नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्टोमाटा को ओपन किया तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हो गया तो फिर क्या होगा, वैसे ही स्कार्सिटी और फिर वाटर जो है लॉस हो रहा है, तो वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करता है फिर, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, कौन, डेजर्ट प्लांट में, जो भी डेजर्ट प्लांट्स है वो कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एक ऐसे बना लेते हैं हम, नाइट टाइम में क्या होता है, डे टाइम में, नाइट टाइम, ये हो गया हमारा डे टाइम। तो डे टाइम में मैंने बताया कि स्टोमाटा ओपन नहीं होता है, तो लिख देते हैं स्टोमाटा क्लोज। ठीक है, स्टोमाटा जो है क्लोज रहता है। ठीक है, डे टाइम में जो है स्टोमाटा क्लोज रहता है, और नाइट टाइम में स्टोमाटा ओपन हो जाता है। स्टोमाटा क्या है, एक टीनी सरफेस है, टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस पे होता है लीफ के। ठीक है, एक समझ लीजिए ऐसे ऐसे पोर होता है। ठीक है, लीफ पे। ठीक है, ये लीफ है, बहुत गंदा बना दिया मैंने, ये लीफ है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या करता है, ओपन हो जाता है नाइट टाइम में। अब स्टोमाटा ओपन होगा तो क्या लेगा, CO2 कहाँ से, इन्वायरमेंट से। कौन लेगा, प्लांट। ठीक है, प्लांट ले लिया CO2, और उसको क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया एज ए इंटरमीडिएट, फॉर्म्स एंड इंटरमीडिएट। NCERT में यही लाइन यूज हुई है, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट होता है, मैलिक एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, इंटरमीडिएट कौन सा होता है, मैलिक एसिड। NCERT में सिर्फ इंटरमीडिएट तक छोड़ दिया। ठीक है, इंटरमीडिएट हो जाता है, फिर इंटरमीडिएट स्टोर कर लेता है, और फिर जो डे टाइम में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज मीन्स फूड। ठीक है, फूड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। 1 सेकेंड, इसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज मीन्स फूड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो डे टाइम में क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। पहले क्या करेगा, स्टोमाटा जो है ओपन करेगा किसमें, नाइट टाइम में। फिर वो क्या करेगा, CO2 लेगा इन्वायरमेंट से, प्लांट्स ले लेगा, फिर उसको इंटरमीडिएट के रूप में एज ए स्टोर कर लेगा। इंटरमीडिएट कौन सा है, मैलिक एसिड। और फिर डे टाइम में क्या करेगा, ग्लूकोज
ग्लूकोज जो है फॉर्म कर लेगा और यूज करेगा, ठीक है, डे और नाइट टाइम दोनों में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टोमाटा क्या है, ठीक है। हम उस समय से बात कर रहे थे स्टोमाटा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था, तो स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट सरफेस पे, किसके सरफेस पे? लीफ के, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टोमाटा जो है लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये एक टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा का फंक्शन देख लेते हैं कि स्टोमाटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा ये अब पढ़ेंगे हम। तो फंक्शन क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसका एक्सचेंज? CO2 का और O2 का, ठीक है। गैसेस को एक्सचेंज करता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है तो स्टोमाटा ओपन होगा तो गैसेस को एक्सचेंज करेगा CO2 और O2 को, ठीक है। CO2 उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो CO2 को यूज़ करता है और O2 उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि रिलीज कर देता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा फंक्शन? ट्रांसपीरेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट आपको दिखता नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो, क्योंकि उसे एक्सेस वाटर निकालना होता है, ठीक है। एक्सेस वाटर जो उसको नहीं चाहिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, कहाँ गया, जो मैंने यहाँ पे बताया प्रोसेस में H2O जो है रिलीज़ हो रहा था, तो वो क्या H2O जो है उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो कहाँ से रिलीज़ करेगा? ट्रांसपीरेशन के थ्रू रिलीज़ करेगा। तो ये क्या है? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में ये क्या करता है? अपना लॉस करता है, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा ये कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन रेगुलेट करता है? तो रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स, ठीक है। ये कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स जो है रेगुलेट करता है इसको, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स। इनका स्ट्रक्चर एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और बीच में जो है स्टोमाटा होता है, ठीक है, बीच में जो है स्टोमाटा होता है, और ये जो है गार्ड सेल, दो होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल, ठीक है। तो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप में, किडनी शेप में स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। तो अब रेगुलेट कैसे होता है स्टोमाटा हमने पढ़ लिया गार्ड सेल्स के थ्रू। अब क्या होता है? ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है ये देखते हैं। तो पहले ओपनिंग का पढ़ लेते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये कैसे होगा? तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में क्या होता है? पहले वाटर एंटर करेगा, वाटर एंटर गार्ड सेल्स, कहाँ एंटर करेगा? गार्ड सेल्स में एंटर करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी भी सेल में अगर वाटर एंटर करता है तो क्या बोलते हैं उसे? 9th में पढ़ा होगा आपने, ध्यान रखिए, याद करिए, 9th में आपने पढ़ा होगा एंडोस्मोसिस, ठीक है। उस प्रोसेस का क्या नाम है? एंडोस्मोसिस, ठीक है। अब एंडोस्मोसिस में क्या होता है? एंडोस्मोसिस में जो है वाटर एंटर करता है किसी भी सेल में, ये भी तो एक सेल ही है, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होता है और गार्ड सेल जो है क्या हो जाता है? स्वेल हो जाते हैं। अब किसी भी सेल में पानी एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? वो सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है।
स्टोमाटा जो हो गया ओपन हो गया, ठीक है। स्टोमाटा ओपन हो गया तो फिर वो अपना लॉस ऑफ वाटर जो भी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कर लेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा तो उसका ओपन हो गया, अब क्लोज कैसे होगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा क्लोज कैसे होता है, ओपन तो हो गया, ओपन का देख लिया हमने क्या होता है, गार्ड सेल्स में पानी एंटर करता है, फिर उस प्रोसेस क्या होता है, किसी भी सेल में अगर पानी एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के कारण क्या होता है, गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, पानी किसी भी चीज़ में एंटर करेगा सेल्स में तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्टोमाटा जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पढ़ते हैं, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में क्या होता है, वाटर जो है मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट, कहाँ से मूव्स आउट होगा, गार्ड सेल्स, ठीक है। कहाँ से आउट हो जाएगा, गार्ड सेल्स से, जो पानी इसमें गया था वो अब बाहर आ गया, ठीक है। अब बाहर आ गया तो उसका प्रोसेस क्या होगा, अगर किसी भी सेल से पानी बाहर आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एक्सोस्मोसिस, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। अब इसमें क्या होगा, अगर पानी बाहर आ गया तो पूरा पिचक जाएगा जो सेल होगा, ठीक है। तो पिचक जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, गार्ड सेल्स श्रिंक। अब गार्ड सेल श्रिंक हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्टोमाटा यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन कैसे हुआ, वाटर एंटर किया तो एंडोस्मोसिस हुआ, जिससे गार्ड सेल स्वेल कर गया और इससे क्या हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन। अब वही वाटर जो है आउट हो जाएगा, गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस, जिसके कारण जो है गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगे और इससे क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब प्लांट्स का यहाँ पे पूरा केस खत्म हो चुका है, ठीक है। प्लांट का हमने पूरा पढ़ लिया, यहाँ पे प्रोसेस पढ़ लिया, फिर डेजर्ट प्लांट का प्रोसेस पढ़ लिया कैसे होता है डेजर्ट प्लांट में, फिर से हमने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा, उसके बाद से स्टोमाटा के बारे में पढ़ने के बाद हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पढ़ा, ठीक है। ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमीबा, ठीक है। एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसमें एमीबा का भी है, पैरामीशियम का भी है, तो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे एमीबा का, ठीक है। तो अमीबा का पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या होता है, पहले तो अमीबा के बारे में जानते हैं, अमीबा क्या है, ठीक है। पहले उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे करता है अपना ये प्रोसेस न्यूट्रिशन का, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या है, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसका शेप जो होता है, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका, इरेगुलर शेप होता है और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ये होता है, कौन सा, अमीबा जो है यूकैरियोटिक है, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसमें। अब पढ़ते हैं इसका इरेगुलर शेप, जो अभी मैंने बताया आपको, इरेगुलर शेप। अभी मैंने ये इस शेप में बनाया, अभी इस शेप में बना दूंगा, ये भी एक अमीबा हो गया, अभी इस शेप में बना दूंगा, ये भी एक अमीबा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इरेगुलर शेप में बन सकता है, ठीक है, किसी भी शेप में ये बन सकता है। अब फोर्थ इसका क्या पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ जो है सूडोपोडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया ये क्या है, फॉल्स फीट है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th में हमने पढ़ा होगा, बचपन मतलब क्लास 7th, ठीक है। तो क्लास 7th में हमने पढ़ा होगा कि सूडोपोडिया के बारे में और अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, उतना ही हमें क्लास 10th में ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ इसमें नया नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक फॉल्स फीट है, जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं, ठीक है। जिसकी हेल्प से क्या करता है, मूवमेंट करता है फॉर कैप्चरिंग, क्या कैप्चर करने के लिए, क्या कैप्चर करेगा, फूड कैप्चर करेगा, ठीक है। और फूड से ही तो इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का क्या डेफिनेशन था, याद करिए, द प्रोसेस बाय विच जो ऑर्गेनिज्म है जो इनटेक करता है और यूटिलाइज करता है फूड को, ठीक है। ये न्यूट्रिशन का हमारा प्रोसेस था, डेफिनेशन था, ठीक है। अब ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता कैसे है, तो पहले क्या होगा, अमीबा जो है वो सूडोपोडिया के हेल्प से कैप्चर करेगा फूड को, ठीक है। कैसे कैप्चर करेगा, मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉल्स फिट ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ, सॉरी मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये एक अमीबा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक आ गया क्या,
फूड आ गया, फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल आया तो क्या करेगा, अपना फॉल्स फीड जो है एक्सटेंड करेगा और ये जो है ख़त्म कर देगा, यहाँ पे ये जो है ख़त्म कर देगा और ये पूरा एक अमीबा बन जाएगा। और जो फूड जो होता है अंदर चला जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और फिर उसके बाद क्या कर, अपना न्यूट्रिशन वो डिराइव कर लेगा। तो क्या करेगा, सूडोपोडिया की हेल्प से कैप्चर करेगा फूड को, फिर क्या करेगा, फूड वैक्यूल में ले जाएगा। यहाँ पे एक फूड वैक्यूल जहाँ पे लेके जाता है वहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन जाता है और वहीं पे उसका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है फूड वैक्यूल, ठीक है। टेक इन टू द फूड वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल में लेके जाएगा। अब फूड वैक्यूल में लेके जाएगा, फिर न्यूट्रिशन वो डिराइव कर लेगा वहाँ पे और फिर पूरा न्यूट्रिशन ले लेगा। जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। किस प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो थ्रोन आउट हो जाता है, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से बाहर कर देता है फूड, ठीक है। तो कैसे होता है इसका प्रोसेस, अमीबा जो है सूडोपोडिया की हेल्प से, ठीक है, ऐसे सूडोपोडिया यहाँ पे ऐसे बन जाता है यहाँ पे, और ये जो है फूड अंदर चला जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल बन जाता है और फूड वैक्यूल में जितना भी न्यूट्रिशन है वो डिराइव हो जाता है और फिर जो है अनडाइजेस्टेड फूड धीरे धीरे बाहर चला जाता है, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अमीबा बाहर कर देता है, किसके प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो डिफ्यूजन एक सिंपल सा क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है, इसके लिए एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल डिफ्यूजन से वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो थ्रोन आउट कर देता है, ठीक है। तो समझ में आया अमीबा का कैसे प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है अमीबा का। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है। इसके बारे में 2 से 3 लाइन में मेरे को लग रहा है ख़त्म कर दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है। तो हम भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है, तो ज़्यादा एनसीईआरटी के बाहर से आता भी नहीं है, ठीक है। तो हम भी इसको कम में ही ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है ये भी। पैरामीशियम के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फिर इसका शेप जो है फिक्स्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका शेप जो है फिक्स्ड होता है। इसका शेप जो था इरेगुलर था, ठीक है, इसका शेप जो है फिक्स्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। अब शेप तो फिक्स है, यहाँ पे तो इरेगुलर शेप था, तो कैसे भी करके जहाँ भी कहीं भी सूडोपोडिया बना सकता था, यहाँ पे बना दिया तो यहाँ से फूड के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन इसका जो है शेप जो है फिक्स होता है, तो ये क्या करेगा, सीलिया जो है इसका हेल्प करता है, ठीक है। सीलिया जो कैप्चर करता है फूड को, हेल्प करता है कैप्चरिंग ऑफ फूड में, ठीक है, कैप्चर करता है फूड को। सीलिया क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये पैरामीशियम हो गया, ठीक है, और एक ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका माउथ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं फूड आया है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये कहाँ, इधर लाएगा, इधर लाएगा, इधर लाएगा और यहाँ से एंटर कर जाएगा फूड, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस होता है जो कि मैंने बताया अमीबा में, ठीक है। साइट यहाँ पे बनता है फूड वैक्यूल, ठीक है, और फिर वहाँ पे क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव कर लेता है, साइटोप्लाज्म में पहुँच जाता है, इसका जो फूड होता है साइटोप्लाज्म में पहुँच के फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन डिराइव करेगा और फिर जो वेस्ट मटेरियल यहीं से थ्रोन आउट होगा, कहीं से भी नहीं हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहीं से थ्रोन आउट होगा। इसके माउथ जो होता है वहीं से थ्रोन आउट होता है, ठीक है। इसका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसके माउथ से ही थ्रोन आउट होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो हमने क्या 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 कवर कर लिया इस समय। हमने पढ़ लिया किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स का पढ़ लिया, अमीबा का पढ़ लिया, ठीक है, सबके बारे में पढ़ लिया। अब अपने बारे में फाइनली पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जो हम न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, फूड इनटेक तो कर लिया माउथ के थ्रू, और यूटिलाइज कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेनली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट हो गया हमारा,
पहला पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब जहाँ जहाँ भी फूड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जहाँ से फूड पास होता है, सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से फूड पास होता है, ठीक है, जहाँ से फूड पास होता है उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कहाँ कहाँ से फूड पास होता है बताइए तो, माउथ, माउथ और फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से फूड पास होता है, ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है जहाँ से फूड पास होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी फूड पास हो रहा है उसे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो आता है एसेसरी ऑर्गन। अब बाकी जितने भी ऑर्गन है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें फूड तो है पास नहीं करता, यहाँ पे फूड जो है पास नहीं करता, फूड पास नहीं करता, लेकिन ये हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, बहुत ही बड़ा रोल होता है इसका डाइजेशन में, हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें फूड पास नहीं होता लेकिन ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी इसको छोड़ के पार्ट्स हो गए, जैसे लीवर, लीवर क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है, सब हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है, तो बचा के रखिए इसको, ठीक है। तो लीवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है, जो हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है। सिंपली हम अभी ये पढ़ लेते हैं। पैंक्रियास जो कि पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। सेलेवरी ग्लैंड्स, सेलेवरी अमाइलेज सेक्रेट करता है। सलाइवा, समझ लीजिए सलाइवा सेक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है, माउथ में भी डाइजेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माउथ में भी डाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लिया हमने लीवर, पैंक्रियास, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स ये जो है, और सेलेवरी ग्लैंड्स माउथ में जो होते हैं 3 पेयर्स होते हैं उसके, सेलेवरी ग्लैंड्स के ये 7th 8th में शायद दिया होता है, मैंने सोचा आपको बता दूं, कहीं आ जाता है, ठीक है, कभी कभी बोर्ड्स एग्जाम में भी पूछ देता है, बोर्ड्स एग्जाम में नहीं आता, जो कि हाफ ईयरली मिड टर्म में भी कभी कभी आ जाता है। और या फिर आपको आंसर में एक्सटेंड करना है तो आप लिख सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आपको सेलेवरी अमाइलेज के बारे में आ गया, सलाइवा के बारे में आ गया बताने को, तो आप लिख सकते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है हमारा डायफ्राम, ठीक है, ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोम ऐसा होता है, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, डोम शेप है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, मसल है एक तरह का, ठीक है, डोम शेप मसल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन चेस्ट एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या हो गया, यही डायफ्राम के नीचे वाले को एब्डोमेन कह देंगे। चेस्ट के जितने भी नीचे का एरिया होगा वो सारा एब्डोमेन में आ जाएगा, एब्डोमेन रीजन में। स्टमक जो है एब्डोमेन रीजन में आता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये जो है सारा एब्डोमेन रीजन में आता है, ठीक है। अब एक और टर्म है अपेंडिक्स, ये मुझे पढ़ाना नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये दिया भी नहीं है इसमें, एक लाइन में शायद कंप्लीट कर दिया इसको। तो ये क्या है, ये एक वेस्ट ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये एक वेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, नो यूज है इसका, कोई यूज नहीं है, ये बस पड़ा हुआ है। अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है। आप डायग्राम देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में, आप एनसीईआरटी खोल के आप देख लेंगे, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में दिया होगा अपेंडिक्स, ठीक है, उसको बताया भी हुआ है अपेंडिक्स कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने को तो आप अपेंडिक्स भी बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, अब ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस वो हो कैसे रहा है ये देखने वाले हैं, ठीक है। सारा जो हमने टर्म पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, एलिमिनेटरी कैनाल, वही एलिमिनेटरी कैनाल के बारे में पढ़ने वाला है कि कहाँ कहाँ से फूड पास होता है, फिर क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग इनटेक करते हैं, कहाँ से, माउथ से इनटेक करेंगे, ठीक है। तो फूड इज इंजेस्टेड, फूड जो है इंजेस्ट हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, फूड जो है इंजेस्ट हो गया और वो क्रश होगा, ठीक है, क्रश होगा, च्यू होगा, क्रश एंड च्यू,
क्रश होगा, च्यू होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, क्रश होगा, च्यू होगा, और जो इसमें क्या होता है माउथ में जो प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है सलाइवा, ठीक है, जो कि फूड को क्या बनाता है, वेटी बना देता है, वेट बना देता है, ठीक है, फूड को वेट बना देता है। अब इसका वेट बना रहा है तो कुछ तो काम होगा वेट फूड का, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है पैसेज को, जो है क्या करता है, पैसेज को, आगे का जो रास्ता है उसे स्मूथ कर देगा, ठीक है, उसे क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो सलाइवा का जो भी है बहुत ही बड़ा काम है, पैसेज को स्मूथ बना देगा, वेट फूड होगा जो है पैसेज को स्मूथ बना देता है, ठीक है। तो अब सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सलाइवा क्या है, अब ये वेट बना रहा है तो एक वाटरी फ्लूइड होगा, वाटरी फ्लूइड, ठीक है, ये क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। अब माउथ में जो होता है, माउथ इसमें होता है सेलेवरी ग्लैंड्स, मैंने आपको बताया था 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड्स, इसमें जो होता है सलाइवा होता है, ठीक है, ये सेलेवरी ग्लैंड्स ही सेक्रीट करता है सलाइवा को, ठीक है, सलाइवा को सेक्रीट कर दिया। अब सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में एक तरह का केमिकल होता है सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवा में क्या होता है, सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है, सेलेवरी अमाइलेज एक तरह का एंजाइम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक तरह का एंजाइम है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, स्टार्च को, जो हम खाते हैं वो स्टार्च होता है, सिंपल शुगर होता है, ठीक है, स्टार्च में शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ये क्या है, शुगर है, ठीक है, तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोस में, ये टी है, ठीक है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा, किसको, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देगा। अब पढ़ते हैं कि स्टार्च क्या होता है, सिंपल शुगर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये सिंपल शुगर है, जो इनटेक करते हैं वो सिंपल शुगर, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, और इसे जो है हम सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, कौन, सलाइवरी अमाइलेज, सिंपल शुगर, ठीक है, तो किसे कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कौन कन्वर्ट करता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बस माउथ में इतना ही होता है, और माउथ में डाइजेशन थोड़ा बहुत होता है, किसके वजह से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से डाइजेशन भी हो जाता है, एंजाइम्स की वजह से, एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो अब माउथ में हो गया जितना भी डाइजेशन होना था, अब वहाँ से कहाँ जाएगा वो, ईसोफेगस में। अब आप सोच रहे होंगे ये ईसोफेगस क्या है, ठीक है, तो वही फूड पाइप, आप समझ में आ गया होगा, फूड पाइप को ही ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, तो फूड पाइप को ही हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। तो फूड पाइप में क्या होता है, फूड पाइप में एक तरह का पाइप है जिसके थ्रू जो स्टमक में है, स्टमक में फूड जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, स्टमक में फूड जाता है, ठीक है, एक तरह का पाइप है, ट्रांसफ़र करता है माउथ से स्टमक तक, ठीक है, किसको, फूड को, ठीक है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, तो एक मूवमेंट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस होता है, एक मूवमेंट होता है, एक तरह का एक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, एक तरह का एक मूवमेंट है, ठीक है। अब ये मूवमेंट कौन सा था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, और किससे बना होता है, स्मूथ मसल्स, 9th में हमने पढ़ा होगा, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटन मसल्स, ठीक है, इसके बारे में हमने 9th में पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स के बारे में हमने पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है किसमें, फूड पाइप में होता है, इसमें क्या होता है, रिदमिक, पेरिस्टाल्सिस के बारे में अभी मैंने बताया नहीं आपको, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, रिलैक्सेशन, क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, फूड पाइप जो होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पुश होगा, जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, पुश होगा, और कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, पुश होकर, ठीक है। तो ईसोफेगस में क्या होता है, फूड जो है पुश हो जाता है, किस प्रोसेस से, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस से, और मूवमेंट का क्या नाम है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये आप जानते होंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है।
जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। स्मूथ मसल्स जितने भी होते हैं वो सारे इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। जो कि हम हैंड की मूवमेंट करते हैं वो क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। वो हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, अपने ब्रेन के हिसाब से हम मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस से कहाँ पे गया था हमारा फूड गया था हमारा स्टमक में, ठीक है। स्टमक में फूड गया, तब स्टमक के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टमक में फूड पहुंच चुका है, ठीक है। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन, लार्ज होता है, ठीक है। ऐसा होता है कुछ इसका, ऐसे मान लीजिए फूड पाइप आया, ठीक है। ये क्या है, स्टमक, ठीक है। ये क्या है, स्टमक है, ये एक स्टमक है। ये क्या होता है, लार्ज होता है, जे शेप्ड में होता है, ठीक है। ऐसे होता है जे शेप में, जे शेप्ड में ऐसे होता है, ठीक है। जे शेप्ड ऑर्गन है। तो यहाँ पे फूड जो आता है वहाँ पे कुछ देर के लिए रहता है, वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टमक क्या करता है, सेक्रीट करता है, एक जूस सेक्रीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। स्टमक एक जूस सेक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस होता है एक तरह का, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अभी से कौन सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये मैं भूल गया था आपको बताना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है जो कि स्टमक पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। पहला होगा पेप्सिन, पहला क्या होगा, पेप्सिन। दूसरा होगा हमारा HCl, तीसरा है म्यूकस। पहले पेप्सिन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, एक एंजाइम है जो कि किस में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। किसके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। कौन, पेप्सिन, ठीक है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कब ये वर्क करेगा, ठीक है। मेन इसका क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब ये वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये इसका नखड़े हैं इसके कि ये कब वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा, ठीक है। वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, ठीक है। पेप्सिन जो है क्या, एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। अगर इसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये डाइजेस्ट नहीं करेगा प्रोटीन को, ठीक है। एसिडिक मीडियम मीन्स एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पड़ा होगा। इसका पीएच जो है लो होता है, पीएच जो है जिसका लो होता है उसे क्या बोलेंगे, एसिडिक मीडियम, एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। अब HCl का क्या रोल है, अब HCl एक एसिड है, तो अब इससे समझ गए होंगे ये क्या करेगा, ठीक है। ये वही एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ये रिलीज करेगा तो प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये रिलीज होगा तो एसिडिक मीडियम आ जाएगा किसमें, स्टमक में, जिसके कारण पेप्सिन जो है वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। दूसरा फंक्शन क्या है, डिसइंफेक्ट करता है फूड को, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, वो भी तो साथ में फूड के साथ आ जाते हैं, ठीक है, हमारे पेट में, तो उसको क्या करता है, डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है, फूड को। 2 इसका फंक्शन हो गया, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम सो दैट पेप्सिन कैन वर्क एंड डाइजेस्ट द प्रोटीन, ठीक है। 2 फंक्शन हो गया, एक डिसइंफेक्ट करता है फूड को, ठीक है। अब म्यूकस क्या है, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, ये उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब म्यूकस क्या है, ये एक HCl है, ठीक है। ध्यान से आपने देखा ये HCl है, और HCl जो है अगर हाथ पे भी पड़ जाए तो बहुत ही हार्मफुल होता है, हाथ को भी ये जला सकता है, ठीक है, जला देता है, जला सकता है क्या, जला देता है, ठीक है। तो हमारा स्टमक जो है कैसे बचा रहता है, कैसे प्रोटेक्ट रहता है, इसी म्यूकस के वजह से, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है,
ठीक है, जिसकी वजह से हमारा HCl का डैमेज जो है हमारे स्टमक में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये एक लेयर है जो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे जो HCl जो है उसका हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है स्टमक पे। ठीक है, नहीं तो जल जाएगा पेट हमारा, जो है पूरा जल जाएगा, क्योंकि अगर ये हाथ में भी पड़ जाए HCl जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है HCl। ठीक है, तो ये म्यूकस जो है सोच लीजिए कितना बड़ा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि HCl को भी डिसइंफेक्ट कर दे रहा है, उसको उसका हार्मफुल कॉज जो है हमारे स्टमक में नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, स्टमक का हो गया काम, अब हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एसेसरी ऑर्गन्स में लीवर होता है। ठीक है, यहाँ पे फूड जाता नहीं है, बेसिकली फूड जाता नहीं। ठीक है, फूड नॉट पास, ये ध्यान रखिएगा। मैंने लीवर पढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं कि फूड वहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हेल्प करेगा डाइजेशन में, हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा डाइजेशन। फूड पास नहीं होगा लेकिन हेल्प करेगा किसमें, डाइजेशन। फूड यहाँ पे पास नहीं होता लेकिन हेल्प करता है डाइजेशन में। अब लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, ये क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। ठीक है, अब बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, ध्यान रखिएगा, गॉल ब्लैडर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, स्टोर कहाँ पे होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब बाइल जूस का क्या काम है ये देखते हैं। बाइल जूस जो हमने अभी बताया है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर जो है सेक्रेट करता है बाइल जूस को। अब बाइल जूस है क्या, बाइल जूस एक तरह का, अभी बताया मैंने, बाइल जूस एक तरह का जूस है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस है जो कि क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस मैं इसको लिखवा देता हूँ, इस प्रोसेस को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट globules into small fats globules। ये क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ग्लोब्यूल्स अब क्या है, एक तरह के मॉलिक्यूल है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब्यूल्स से आप समझ लीजिए एक तरह का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप बस इसको ग्लोब्यूल लिखिएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा फैट का एक ग्लोब्यूल होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कौन, बाइल जूस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा जो हमने एसेसरी ऑर्गन पढ़ा था, पैंक्रियास। अब पैंक्रियास क्या होता है, पैंक्रियास एक तरह का ऑर्गन है जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेक्रीट करता है पैंक्रिएटिक जूस। यहाँ पे पास नहीं होता है फूड, लेकिन ये जूस सेक्रीट करेगा जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में। ठीक है, तो पैंक्रिएटिक जूस का क्या फंक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें पहले क्या क्या होता है पैंक्रिएटिक जूस में, जैसे उसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या था, HCl था, पेप्सिन था और म्यूकस था। इसमें क्या क्या है, ट्राइप्सिन, सेकंड लाइपेज एंड थर्ड पैंक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है, पहले होता है ट्राइप्सिन। अब ट्राइप्सिन क्या करता है, ट्राइप्सिन करेगा हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। ये सारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ठीक है, जो भी ये प्रोसेस है, जो भी रिलीज कर रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, क्योंकि ये निकल चुका है कहाँ से निकल चुका है, स्टमक से। ठीक है,
एक छूट गया है हमारा बाइल जूस में, ये क्या करता है, फूड को है एल्कलाई बनाता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, जो कि हमारा एसिडिक होके निकला था, एसिडिक मीडियम में जब फूड डाइजेस्ट हुआ था तो वो एसिडिक था, इसको क्या करेगा, वो फूड को एल्कलाई बना देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पे ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन तो कर चुका है वो पेप्सिन, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस में था। अब प्रोटीन का डाइजेशन फिर से क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, पूरा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ देगा हाफ ईयरली में, मिड टर्म में पूछ देगा, या फिर प्री बोर्ड्स में भी आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन, पूरा डाइजेशन ऑलमोस्ट पूरा फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब ट्राइप्सिन का काम पढ़ लिया हमने, क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब लाइपेज का क्या काम है, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन। जो क्या ब्रेक करेगा, इमल्सिफाइड फैट। किसको ब्रेक करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स को। ठीक है, और इमल्सिफाइड फैट में क्या होता है, फैट्स होता है और लिपिड्स होता है। ठीक है, फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, उसको क्या करेगा, और डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये चेंज हो गया स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे कहाँ गया, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे तो ग्लोब्यूल्स में चेंज हो गया, फिर क्या होगा, तो ये इसको डाइजेस्ट कर लेगा, इमल्सिफाइड फैट को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। पैंक्रिएटिक अमाइलेज क्या होता है, तो पैंक्रिएटिक अमाइलेज के बारे में पढ़ते हैं। पैंक्रिएटिक अमाइलेज क्या है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, पैंक्रिएटिक अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, पहले क्या किया, ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन किया, फिर ये फैट्स और लिपिड का डाइजेशन किया, और फिर क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, बस ह्यूमन बॉडी के न्यूट्रिशन के बाद ये पूरा न्यूट्रिशन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर एनएस के थ्रू थ्रोन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बस 3 ही अब बचे हुए हैं। तो ये कितना होता है, 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, 5 से 7 मीटर का लॉन्ग होता है। और यहाँ पे ये क्या है, मैंने अभी बता दिया था आपको पहले ही, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन है, यहीं पे फाइनल डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो क्या होता है, अब सेक्रीट क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस, ये भी सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं, हेल्थ इन फाइनल डाइजेशन यही पे होता है। तो यही एंजाइम्स फाइनल डाइजेशन करते हैं, हेल्थ इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये क्या करेंगे, फाइनल डाइजेशन करेंगे फूड का। ठीक है, अब डाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, आपका रेस्पिरेशन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ग्लूकोज से ही स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ग्लूकोज में ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। अब प्रोटीन भी चेंज होगा, प्रोटीन किस में चेंज होगा, अमीनो एसिड। अब एक चेंज होगा फैट्स, ये तीनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो कि यहाँ पे थी। मैंने आपको ये तीनों, एक प्रोटीन का डाइजेस्ट कर रहा था, एक फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा था, एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था। ठीक है, फैट किस में चेंज होगा, फैट चेंज होगा फैटी एसिड में, फैटी एसिड, और क्या हो जाएगा, प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये चेंज होता है, ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या होता है, डाइजेशन जो भी प्रोसेस होता है इसमें ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या क्या चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
ठीक है। अब फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विल्ले होता है, ठीक है। अब विल्ले क्या है, फिंगर लाइक, फिंगर प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसी में क्या होता है, वेल्ले ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट जो है सप्लाई हो जाता है क्या, इसका काम क्या है पहले ये देख लेते हैं। इसका काम ये इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को जो है ये इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, फॉर ऑब्जॉर्प्शन। ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देगा। अब इसमें क्या होता है मैं बता रहा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इसमें वेल्ले ही होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, जो कि मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वहाँ से ब्लड जो है गुजर रहा है, ठीक है। तो अब इसी में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है वो चला जाएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में चला जाएगा तो ये ईच एंड एवरी सेल्स पे ये क्या करेगा, ईच एंड एवरी ईच सेल पे ये ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। तो सारे सेल्स तक यहाँ पे ग्लूकोज पहुँच के, ये ध्यान रखिएगा कि हमने डाइजेशन को कहाँ पे ख़त्म किया है, कि ये ईच एंड एवरी सेल्स पे ट्रांसफ़र हो गया ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज पहुँच चुका है सारे सेल्स के पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारे सेल्स के पास ग्लूकोज हो गया, और फिर वहाँ पे जो भी मान लीजिए कि एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, फिर रिपेयर करेगा टिश्यूज़ को, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो भी हमने पढ़ा था फूड का, जो ऊपर पढ़ा था हमने न्यूट्रिशन में, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करेगा, और क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब पढ़ते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपल इतना याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, ये साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन था, कौन, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन कौन था, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो रहा था, फूड का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन वाटर का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का डाइजेशन हो गया। अब ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जो है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वाई डू herbivores have longer in small लिखना है, ठीक है, small intestine than carnivores, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू herbivores have longer small intestine than carnivores, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैं आंसर है वो अगले पार्ट में दूंगा, तब तक आप इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। आंसर देने का आप इसको ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब एक जो छोटा सा टॉपिक है डेंटल डीके, टूथ डीके, डेंटल और टूथ डीके, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब टूथ डीके में क्या होता है, टूथ डीके में दो पार्ट्स होते हैं टूथ में। एक होता है हमारा इनेमल, जिसे हम हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7th या 8th में दिया हुआ है, एक डेंटिन होता है पार्ट, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ये टूथ डीके का, तो ये ज़्यादातर केस बेस में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं सिंपली ऐसे बता देता हूँ आपको, डेंटल डीके क्यों होता है। अगर आप फूड, रात को आप खाना खा लेते हैं और फिर वो जो आपने खाना खाया वो शुगर जो है आपके टूथ में क्या होगा, शुगर जो चला गया, अब शुगर वहीं पे रह गया। अब शुगर जो है बैक्टीरिया लग जाएगा वहाँ पे, क्योंकि शुगर जो है बैक्टीरिया को बहुत पसंद होता है, ठीक है।
लव करता है बैक्टीरिया किसको, शुगर को, ठीक है। तो शुगर के पास वहाँ पे बैक्टीरिया पहुँच गया, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा प्लेग में, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, प्लेग में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको चेंज कर दिया, जो कि बाद में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया वहाँ पे लग जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे टूथ डीके होता है, ठीक है। यहाँ पे टूथ डीके हो जाता है इसके कारण, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से टूथ डीके हो जाता है, ठीक है। टू मतलब ब्रेक बैक्टीरिया सेक्रीट्स केमिकल लीड्स टू टूथ डीके, ठीक है। शुगर क्या हो गया, शुगर ब्रेक बैक्टीरिया सेक्रीट्स केमिकल एंड लीड्स टू टूथ डीके, ठीक है। बैक्टीरिया सेक्रीट करता है केमिकल, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, बैक्टीरिया जो है केमिकल सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डीके हो जाता है, टूथ डीके। बस इतना ही दिया हुआ था इसमें, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया है, यहाँ से यहाँ पे पूरा डाइजेशन ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन जो है नेक्स्ट पार्ट होगा। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि ईच एंड एवरी सेल्स पे हमने पहुँचा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का, ठीक है। अब यहाँ पे वेली के थ्रू जो ग्लूकोज यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल्स पे पहुँच गया था, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, वाई डू हर्बीवोर्स हैव स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स, ये जो है आप तैयार करके लाइएगा। क्वेश्चन आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम फर्स्ट पे। आज हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा जो है कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रेस्पिरेशन, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन, और पार्ट 5 जो मैंने बताया NCERT सॉल्यूशंस उसमें करेंगे, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो हमने इंग्लिश के वीडियोस भी अपलोड किए हैं तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो है इस पर रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। मैथ्स के भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ दिनों में। और नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी मैं इसको लाऊंगा रेस्पिरेशन के ऊपर, और फिर से जल्दी जो है ड्राई प्रोसेस, बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसे जल्दी ख़त्म करेंगे। फिर फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी एक पार्ट करा चुका हूँ मैं उसका, और सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी उसका करा दूंगा, ठीक है। तो डेट्स फॉर